Okay, so this is the topic of globalization. We will cover not the details of globalization के globalization होती क्या है, globalization के different waves कौन सी हैं. It is mostly IR topic. IR में आप read कर सकते हैं globalization की waves कहाँ से हैं. Now we will talk about for current affairs perspective के globalization को rethink कैसे किया जाए. रीग्लोबलाइजेशन की तो बातें चल रही हैं या डी ग्लोबलाइजेशन की बातें चल रही हैं या रीजनलिज्म की बातें चल रही हैं. तो उसमें कहाँ तक सदाकत है और ग्लोबलाइजेशन हमें क्यों चाहिए और इस पे थ्रेट्स कौन कौन से हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे. अब इसमें अगर आप स्टार्ट करें ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग इफ यू आर टीचिंग इफ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन एंड मैं आपका जो है वो सर खा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं. तो व्हाई इज इट सो कि ये किस तरह पॉसिबल है? The possibility is only due to the globalization, the age of globalization. कि we are interdependent, we are using internet, we are using devices, we are using technology which is established in one part of the world and being used in another part of the world. So this is all due to the interdependence. और ये सारी जो एज थी इंटरडिपेंडेंस ये एक्सेलरेट हुई. आई एम नॉट सेइंग कि 1945 से पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं थी. ग्लोबलाइजेशन 1800 1700 से इवन फार बैक जो है आप चले जाएं हिस्ट्री वहां पे थी. लोग ट्रेड करते थे, लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन इस तरह का डिपेंडेंसी नहीं थी जिस तरह आज की डिपेंडेंसी है. तो ये डिपेंडेंसी जो है 1945 के वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुए उसके बाद से ये फर्दर स्टार्ट होती है. ठीक है. और उसके बाद से जो कंट्रीज अपने आप को ओपन करती हैं, ट्रेड टैरिफ कम होते हैं, बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि कंट्रीज मूव टू towards globalization, towards interdependence. So now we are living in the age of interdependence. If you just read this fact, since 1990, the share of the world's population living in extreme poverty have fallen by three quarters. So at the center of this great leap of human well-being was a 20-fold increase in international trade volume. So all credit goes to the international trade, international globalization. So it's all due to globalization that we have seen so much progress in a very short span of time. ठीक है. तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस. ये एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशंस थी ग्लोबल ट्रेड की कि वी विल रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वी विल रीच कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, वी विल रीच स्पेशलाइजेशन. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जो ऑयल प्रोडक्शन है दैट इज चीपर इन द मिडल ईस्ट. Then why countries go and dig their own land and find for oil if that is cheaper, if they get these things from imports? For example, if labor is cheap in China, then why countries invest and start production in USA? They can get cheap things from China, but on the other hand in USA they can invest on other technology. They can invest on patents, research and development, science and defense, these kind of fields. उसमें वो specialization करें and give this kind of specialization to China because it is cheap for China to produce things as compared to USA. तो यहाँ से हमने देखा कि इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं और ग्लोबल ट्रेड जो है वो एक सेंटर स्टेज आ जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में. उसके बाद फाइनेंशियल फ्लोज जो हैं वो जाते हैं टू फ्रॉम डेवलपिंग मार्केट टू द डेवलप्ड मार्केट एंड फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग. इससे इमर्जिंग कंट्रीज को क्या फायदा होता है इस ट्रेड से, ग्लोबलाइजेशन से? उससे काफी फायदा होता है इमर्जिंग मार्केट्स को. आपके सामने एग्जांपल है इंडिया की, आपके सामने एग्जांपल है चाइना की, जो कि एक रिच कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं. उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मिरेकुलस है. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स? सो सबसे पहली जो बेनिफिट है वो ये है कि उससे उनकी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बनते हैं बिकॉज कंट्रीज जो कि डेवलप कंट्रीज हैं दे फाइंड अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज रिसोर्स अबंडेंट, ठीक है, और वहां पे जब वो जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दे प्रोड्यूस चीपर थिंग्स एंड देन दे सेल टू द अदर कंट्रीज और उनका एक नेटवर्क इंक्रीज होता है, उनका एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है. एंड ऑन द अदर हैंड जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं दे गेट स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और एट द एंड उनके पॉवर्टी एलिवेट होती है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से फायदा होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन होती है. And domestic financial market development, in fact, came to be seen as a key collateral benefit of
ग्लोबलाइजेशन के उनकी फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि दे हैव टू ट्रेड इंटरनेशनली, सो दे हैव टू डेवलप देयर ओन स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एफएटीएफ की एग्जांपल ले लें कि यस एफएटीएफ हैड बीन यूज्ड पॉलिटिकली फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, बट इवेंचुअली इससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुई, जो हमारा जो लैक्यूनास थे हमारे फाइनेंशियल मार्केट में वो काफी हद तक इससे प्लग इन हुए हैं। तो इट मीन्स के दिस विल हेल्प एंड दिस ऑलरेडी हेल्प many countries in developing their financial markets. इसके बाद अगर आप देखें तो ये है जो जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हुआ थ्रू आउट 1990s टू 2018 कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ के ट्रेड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर आप सबसे देखें कि रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स लोअर प्राइसेस फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, एक सबसे ज्यादा मिसपरसेप्शन रहती है कि किस तरह अगर ट्रेड बैरियर्स हम खत्म कर दें तो इस तरह इससे किस तरह आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है, कि इसमें पीछे इसमें क्या स्टिमुलाई होता है। इसका जो स्टिमुलाई होता है वो ये होता है कि जब इम्पोर्ट कम होती है चीजें सस्ती बन जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, प्राइस ऑफ यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। अब जब प्राइस ऑफ इनपुट डिक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो डोमेस्टिक डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो एज अगर डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज होती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है और डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। अगर आप यहाँ से देखें तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो एक्सपोर्ट्स आपकी चीप हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज होंगी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा जिससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, और वही इन्वेस्टमेंट फाइनली आप दोबारा अपने मार्केट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उससे दोबारा आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं तो आपकी प्राइस डिमांड फॉर इनपुट इंक्रीज होती है, उससे दोबारा इंपोर्ट रॉ मटेरियल की इंक्रीज होगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट दोबारा से इंक्रीज होने लग जाएगी। तो दिस इज हाउ रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स and removal of trade tariffs help increase the productivity in any country. So this is a liberal point of view। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरिस्ट हैं जो इससे अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं, बट दिस इज कॉमनली एक्नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू which many of the politicians in Pakistan they sacrifice these things for short-term political gains to reduce balance of payment crisis, to overcome the dollar issue। ठीक है, तो ये क्या करते हैं वो टैरिफ लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं, बट इवेंचुअली उससे क्या होता है, उससे हमारी डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन कम हो जाती है और इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, फिर चीजें पाकिस्तान पे बैकफायर करती हैं। बट दीज थिंग्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन these things help any developing country to go for domestic production and increasing domestic employment। अगर आप इसके बाद देखें, सॉरी, अच्छा इसके बाद हम देखें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के। अभी हम थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन पे बात कर रहे हैं। अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के तो ये सारे यहाँ पे मैंने नरेट किए हुए हैं, शोट डाउन किए हुए हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। विल नॉट एक्सप्लेन कि क्या एडवांटेजेस थे क्या डिसएडवांटेजेस थे। आप पे अगर कोई ऐसे आ जाता है ग्लोबलाइजेशन का तो आपके लिए ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, अब एक दफा अगर इसका सरसरी सा जायजा ले लें तो इससे इंक्रीज फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस, सेकेंड ग्लोबल मास मीडिया टाइज द वर्ल्ड टुगेदर, increased flow of communication। ठीक है, it allows vital information to be shared between individuals and corporations, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को फैसिलिटेशन मिलती है। it increases the ease and speed of transportation for goods and people, reduction of likelihood of war because countries are dependent on each other। You can see के US and China they are interconnected with each other and there is less likelihood के they will go to the war, all out war, एज कम्पेयर टू द यूएस एंड यूएसएसआर जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। ये आईआर का भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस, कि हाउ इंटरडिपेंडेंस जो है वो प्रिवेंट्स द वॉर। तो उसमें सिंपल एक एग्जांपल दी जाती है यूएसएसआर की और यूएस चाइना और यूएसएसआर की,
कि तब वो किस तरह प्रॉक्सी वॉर में गए और अभी किस तरह नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ड्यू टू दीज कंसर्न्स दे आर डीकपलिंग, जियोपॉलिटिक्स उसमें आ रही है, वो हम आगे देखेंगे. एंड देन इंक्रीजेस कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वट एवर इट इज. मैं सारे आप रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की. क्यों? क्योंकि उनको एक दे हैव टू परचेज एट लोअर रेट्स द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बैकवर्ड कंट्रीज. अब वो चूंकि वैल्यू एडेड नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान है, तो एक हमारे रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है. बट अगर इसको आप दूसरे सिनेरियो में देखें तो ये हमारी अपनी नाअहली है कि हम ओपन ट्रेड को यूटिलाइज नहीं कर रहे, और ट्रेड बैरियर्स अगर हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने लगाए हैं तो हम उसको हाईलाइट करने के बजाय हम रॉ मटेरियल ही सेल किए जा रहे हैं. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज आवर एम्प्लॉयमेंट. वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरह इंक्रीज करते हैं. बट दिस आल्सो वाइडन्स द रिच पुअर गैप. हाउ? इनइक्वालिटीज इंक्रीज करती हैं. अब ये सबसे बड़ा डिसकॉन्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज. और उसकी रीजन क्या है कि the people who go to the trade and they get profits, so they retain profits for themselves and the profits are not equally distributed. For example, if you produce one thing, अगर पाकिस्तान में आप हैंडी क्राफ्ट की बात करें, हम जो परचेज करते हैं मार्केट से वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस की कर रहे होते हैं, बट व्हाट वी आर गिविंग टू द producer, it's only in hundreds. So this speaks volume about the rich poor gap due to the globalization. And then harmful effects of consumerism, okay, we are becoming a consumerist society. Okay, instead of using very sophisticated things, हम हर चीज जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और हम एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बन गए. हमारी जीडीपी जो है वो बेस्ड ऑन कंज्यूमरिज्म है. इसके अलावा ऑल दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और अगर आप पूछते हैं कि इन इफेक्ट्स को किस तरह रिजोल्व किया जा सकता है, तो वो स्टेट पॉलिसीज हैं जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताई थी, कि टारगेटेड आप प्रोटेक्शन करें उन इंडस्ट्रीज की जो आपकी नेसेंट हैं, उनको ग्रो करें, लेकिन आप कंप्लीट जो है वो टैरिफ बैन ना लगाएं, और उससे इतना फायदा नहीं होता. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल के ऊपर कुछ लिमिटेड उनको इंसेंटिवाइज करें जिस तरह साउथ कोरिया ने किया, तो फिर हम अपनी चीजों को इम्प्रूव करें, लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, अपनी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, एंड देन दीज थिंग्स कैन इम्प्रूव, दीज इश्यूज कैन बी ओवरकम. और इनइक्वालिटी के ऊपर डिफरेंट जो है वो रीजंस हैं. अब अगर आप व्हाट lights are gone, just a second, give me 1 minute. सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट इशू था. अच्छा जी, तो ये सारे इश्यूज हैं, हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. अब हम जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, and that is why there is waning appetite for globalization. Why, instead of so much benefits of globalization we have seen, we are talking about currently globalization is going back, or we see article in the form of globalization is there is decoupling and there is deglobalization. तो इस तरह की हमें चीजें नजर आती हैं. The question is why now? इसमें कुछ reasons हैं, कुछ जियोपॉलिटिक्स हैं जो इसकी बेस बनती है, और हम उनको देखते हैं. सबसे पहली जो है वो सीरीज ऑफ शॉक्स क्वेश्चंड ग्लोबल इंटीग्रेशन. दीज सीरीज ऑफ शॉक्स बिकॉज दिए वो चीजें हैं जिसकी वजह से वेनिंग एपेटाइट हो रहा है फॉर ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया 2008 में.
ठीक है, और जिसकी वजह से जो ईस्ट एशिया था वो बहुत इससे मुतासिर हुआ, जो यूएस में से ट्रिगर हुआ था। तो एक ये जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि इफ वी आर सो मच इंटीग्रेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमीज, तो एक इकोनॉमी के अंदर कोई इम्पैक्ट आता है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमी के अंदर भी जाता है। और ये जैसे यूएस के अंदर 2008 में जो मॉर्टगेज क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उसका सारा जो था वो इम्पैक्ट आया ईस्ट एशिया के अंदर। और उससे पहले 1990s में एक ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इससे कुछ शॉक वेव स्टार्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। लेकिन दैट वाज नॉट द मेजर इम्पेटस बिहाइंड डी ग्लोबलाइजेशन। जो मेजर इम्पेटस था दैट वाज कोविड 19 पेंडेमिक। कोविड 19 पेंडेमिक जो था, दैट बेसिकली ट्रिगर्ड द वेव फॉर डी ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनलिज्म। ठीक है, the move from globalization to regionalization. Now, anyone can explain what is regionalization? Regionalization is, yes, regional blocks like ASEAN, like not ASEAN is a regional block, yes. कि after COVID-19 जिस तरह सप्लाई शॉक्स आए, सप्लाई शॉक्स क्या थे? सप्लाई शॉक्स क्या थे कि जिस तरह यूएस के अंदर या पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, चाइना के अंदर पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, यूरोप के अंदर पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, एशिया के अंदर पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सप्लाई चेन। तो उससे क्या होता है, सप्लाई चेन शोक्स आते हैं कि चाइना के अंदर अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो बाकी कंट्रीज एज दे वर डिपेंडेंट ऑन चाइना, दे सो कि उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और किस तरह उनके जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो कोविड 19 एक वो वाहिद इवेंट था जिससे ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि जी अगर आप बाकी कंट्रीज पर इतना डिपेंडेंट रहते हैं, तो अगर ये कोविड 19 था, अगर अल्लाह ना करे दोबारा इस तरह का पेंडेमिक आता है 20 साल बाद, 10 साल बाद, तो हम उसको किस तरह जो है रिटेलिएट करेंगे, किस तरह उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो एक कॉज करते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कंसर्न्स। दूसरा जो तीसरा इसका एक सिनेरियो है वो है जियो पॉलिटिक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब ये जो जियो पॉलिटिक्स है, अब ये जियो पॉलिटिक्स एक इम्पैक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। किस तरह, जिस तरह ट्रेड वॉर एंड सैंक्शंस लगाई गई हैं चाइना और यूएस के आपस में, जिस तरह अभी आप रिसेंट देखें तो चिप वॉर चल रही है कि सेमीकंडक्टर, जिस तरह इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आता है यूएस के अंदर, और वो इस चीज को एम्फसाइज करता है कि जी यूएस विल इन्वेस्ट ऑन इट्स प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन इन द फ्रेंडली कंट्रीज। ठीक है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन की, कि किस तरह यूएस चाइना एज दे आर टू डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि अगर वो आपस में सैंक्शंस लगाते हैं और यूएस जो है वो चाइना को ब्लेम करता है, या चाइना रिटेलिएटरी सैंक्शंस लगाता है यूएस के ऊपर, तो उससे जो है वो देयर विल बी बिकमिंग ऑफ टू ब्लॉक्स, ठीक है, इन द इंटरनेशनल एरिना। तो उससे जो है वो हम ग्लोबलाइजेशन को एक सेटबैक देखते हैं। लेकिन अभी हम आगे स्टैट से देखेंगे कि क्या अभी तक ऐसा कोई सेटबैक आया है या नहीं आया। ये तो सिर्फ वो शोक्स हैं कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन अगर हम इसका इम्पैक्ट अभी आगे जाके देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट और जो लेटेस्ट इसके ऊपर मेजर क्वेश्चन मार्क था वो था वॉर इन यूक्रेन, कि जिस तरह यूरोप डिपेंडेंट था यूक्रेन के ऊपर फॉर इट्स एनर्जी रिसोर्सेज, तो किस तरह जो था वो एक सप्लाई चेन्स, जिस तरह रशिया ने ब्लॉकेज किया गैस का और एनर्जी का यूरोप के ऊपर, तो किस तरह उन्होंने देखा कि डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री कैन प्रूव हार्मफुल इन द केस ऑफ क्राइसिस। तो ये कुछ शॉक वेव्स हैं। अब एक शॉक वेव्स जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड जियोपॉलिटिक्स, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। अब जियोपॉलिटिक्स हमने देखा, क्या होती है जियोपॉलिटिक्स, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? आपको मैंने काफी दफा एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिंपली यू कैन टॉक अबाउट, आई नीड समवन हु कैन एक्सप्लेन इट कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या है। हिना हैज रेज्ड हैंड, जी हिना।
व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? हमारे सामने को बताएं कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या है। सर, जियोपॉलिटिक्स बेसिकली वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से जो उनके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होते हैं उसको किस तरह से वो हैंडल कर रहे होते हैं। So geopolitics is how you pursue your political aspirations in geographical domain. के वर्ल्ड में किस तरह आपने अगर अपनी पॉलिटिक्स को लेकर जाना है, जिस तरह कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स होती है इस तरह वर्ल्ड में भी पॉलिटिक्स होती है। कि हमने बताया कि देयर इज नो ग्लोबल हेजिमोन, देयर इज नो leviathan and international relations, there is chaos, there is anarchy. तो countries pursue their interest with other countries, ठीक है। तो उसके लिए वो पॉलिटिक्स यूज करते हैं और इसके लिए वो जियोग्राफिकल बेसिस पे पॉलिटिक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अलायंस बना के, डिफेंस पैक्ट्स बना के, दूसरे कंट्रीज को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ला के, तो इसको, इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे पॉलिटिक्स को हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इस जियो पॉलिटिक्स में ग्लोबलाइजेशन और जियोपॉलिटिक्स ये दूसरे से किस तरह लिंक कर रहे हैं और किस तरह जियोपॉलिटिक्स ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट कर रहा है, अब हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे। अब जियोपॉलिटिक्स, अब बात करते हैं जो लिबरलिस्ट होते हैं या बात करते हैं जो ट्रेड के फेवर करते हैं कि जी ट्रेड जो है पॉजिटिव सम गेम है, कि दोनों को ही फायदा है, जो चीज बना रहा है उसको भी फायदा है, जो चीज परचेज कर रहा है उसको भी फायदा है। बट जियोपॉलिटिक्स इसको इस तरह परसीव नहीं करती। जियोपॉलिटिक्स परसीव ग्लोबलाइजेशन एज अ जीरो सम गेम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के अगर ग्लोबलाइजेशन है, चाइना एंड यूएस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इट मीन्स के बोथ कैन यूज देयर डिपेंडेंसी एज अ टूल अगेंस्ट अदर। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यूएस ने सैंक्शंस लगाई चाइना के ऊपर कि सेमीकंडक्टर की वो जो है वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, और इसके अलावा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है द चिप्स एंड साइंस एक्ट। अब ये कुछ एक्ट्स यूएस ने पास किए लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी, और उससे क्या हुआ कि सैंक्शंस लग गई चाइना के ऊपर कि चाइना ये टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, और चाइना के जो है वो सेमीकंडक्टर, चाइना का एम था कि वो इस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करेगा अपने आप को, तो यूएस ने इस पे सैंक्शंस लगा दी। तो जो इकोनॉमिस्ट जो कहते थे कि ये तो पॉजिटिव सम गेम है, अब उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये तो जीरो सम गेम था, कि यूएस ने नहीं चाहा कि चाइना जो है वो इस टेक्नोलॉजी को ले और उसके ऊपर वो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करे। तो यूएस ने कंसीडर किया कि अगर चाइना का फायदा है तो मेरा नुकसान है, तो इट इज अ बेसिकली जीरो सम गेम। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन बेचारी बीच में रख दी गई कि चाइना's एस्पिरेशन टू ascend from middle income status to the ranks of rich economies। अब इसके लिए चाइना requires an upgrade of its industrial structure and a shift from low wage, low skill manufacturing to high productive firms that are at the frontiers of technology. For that, it needs the technology transfer from USA, but USA is declining the technology transfer, and hence it is becoming an arena of geopolitics, and globalization is the victim of it. अब क्या पॉलिसीज डिफरेंट कंट्रीज ने बनाई वो भी आप देख लें कि चाइना ड्यूल सर्कुलेशन पॉलिसी, कि चाइना ने कहा कि जी मैं तो बाहर से टेक्नोलॉजी भी लेके आऊंगा, ठीक है, और बाहर अपनी चीजें सेल भी करूंगा, लेकिन मैं खुद अपनी इकोनॉमी को सेल्फ जो है वो डिपेंडेंट बनाऊंगा और एक्सटर्नल जो डिपेंडेंसी है उसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये उसकी एक पॉलिसी थी। इस तरह इंडिया की पॉलिसी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जी, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है चाइना का, चाइना की मेन जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर, जो मटेरियल आ रहा है जितना भी आईटी का, वो मोस्टली इंपोर्ट करता है चाइना से। तो चाइना से ऊपर ये डिपेंडेंसी इंडिया अपनी खत्म करना चाहता है। इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, कि अब उसने देखा कि अब हम तो क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ जा रहे हैं। और मैंने आपको ग्लोब एनर्जी इनसिक्योरिटी में भी बताया कि किस तरह सप्लाई लाइंस जो हैं वो ओरिएंट कर रही हैं चाइना के अंदर। चाइना इज द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का बेसिक पर्पज यही था कि ये सारी टेक्नोलॉजी को, सारी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के अंदर रखा जाए, और दूसरी साइड पे सॉरी, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग को यूएस के अंदर रखा जाए और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म की जाए। तो ये जियोपॉलिटिक्स हमें नजर आ रही है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसके अलावा ये आपको ट्रेड टेंशंस का स्नैप मैंने दिया हुआ है आर्टिकल से, आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोलैटरल्स कौन से हैं कि अब बेचारे यूएस और चाइना के जियोपॉलिटिक्स में पिस कौन रहे हैं? हमारे जैसे पुअर कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकली अलाइंड विद एडवांस इकोनॉमीज। कैसे? लोअर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज विल मीन फ्यूर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। जिस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपना स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, वो
जैसे यूएस कहता है कि मैं अपने फ्रेंड शोरिंग करूंगा, फ्रेंड शोरिंग मतलब ऑफ शोरिंग का सुना होगा आपने, अब एक टर्म आ गई है फ्रेंड शोरिंग के जी। यूके मेरा दोस्त है, तो उसने जिस तरह अटलांटिक डिक्लेरेशन की कि अपनी फ्रेंडली कंट्रीज में जो कि मेरे इंटरेस्ट को अलाइन करेंगे, मैं उधर इंडस्ट्री लगाऊंगा। ठीक है, तो इससे जो बाकी कंट्रीज हैं जो कि न्यूट्रल्स हैं या जिनमें चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान है, तो वो तो बेचारे पिस जाएंगे इसके अंदर। Access to export markets could also become more constrained over time. In low income countries in sub Sahara, particularly in Saharan Africa, they will lack the financial capital and technological know how to build basic manufacturing, and limited foreign investment, especially in manufacturing rather than just resource extraction industries. यानी वहां से रिसोर्स हम निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे, तो ये कंटिन्यू रहेगी अगर हम ये जियोपॉलिटिक्स चलती रहती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। एंड देन ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो बिकमिंग अ न्यू बैटलफील्ड। किस तरह कि ग्लोबलाइजेशन जो थी वो परसीव की गई थी कि एज अ मार्केट प्लेस वेयर एवरीवन कुड फ्रीली बाय एंड सेल, बट इट इवॉल्व इनटू अ रेस फॉर इनोवेशन एंड डोमिनेंस इन स्ट्रेटेजिक मार्केट सेगमेंट्स। कौन से? चिप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या ऐसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जो कि कंट्रीज को जरूरत होंगे फ्यूचर में। जैसे अगर ग्रीन ट्रांजिशन की बात की गई है, तो दे नीड बैटरीज, दे नीड द रॉ मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सोलर पैनल्स, ठीक है, या इन आईटी के से रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। तो दीज आर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगी कि देयर इज एन रेस फॉर इनोवेशन एंड डोमिनेंस। पहले की बात की जा रही थी फ्रीली ओपनली ट्रांसफर कर दो, कोई बात नहीं, यूएस में बन गया तो चाइना ले लेगा, चाइना में बन गया तो यूएस ले लेगा, बट नाउ द रेस इज टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डोमिनेंस in strategic market. And trade is increasingly seen as an instrument for projecting power and constraining political behavior. So how you can see that globalization is being turned as a new battlefield for pursuing geopolitical interest. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये अगले वाले के साथ लगना था कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड बट इट हैज क्लियरली टेकन अ टर्न टुवर्ड फ्रेगमेंटेशन along geopolitical lines which could have important economic consequences for all countries. तो ये हमने देख ली जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एंड में मैं इसका क्वेश्चन लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड कैसा आ सकता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ऐसे में भी आपसे वो पूछा जा सकता है, बड़ा उसका फेवरेट टॉपिक है, किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन ओवर है? नो, इट्स नॉट ओवर। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओवर, nor should anyone wish for it to be, but it needs to be improved and reimagined for the age ahead. So we can say कि globalization is still alive. तो अब ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल अलाइव हाउ, थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बात कर लें। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर देखे शोक्स देखे, तो उसका कुछ स्टैटिस्टिक अगर हम एनालिसिस देखें तो यहाँ पे एनालिसिस है की क्वेश्चन की फॉर्म है, has the growth of global flows gone into reverse? We are saying कि if there is deglobalization, तो डाटा के साथ बताएं तो क्या ग्लोबल फ्लोज रिवर्स में जा रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट पेंडेमिक में, तो यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से अगर आप पोस्ट पेंडेमिक देखें ये डिफरेंट इंडिकेटर्स में, यू सी येलो ट्रेड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आफ्टर पेंडेमिक डिक्लाइन इन पेंडेमिक। इफ यू सी द कैपिटल, इट्स ग्रे लाइन, इट्स इंक्रीजिंग हेयर, ठीक है, यहाँ पे इट्स इंक्रीजिंग। यू सी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग आफ्टर पेंडेमिक, पीपल टू पीपल ट्रांसफर रिमेन स्टैग्नेटेड बट विल इंक्रीज, डाउनफॉल इसका नहीं आया। तो ये डाटा किससे लिया गया है? द सोर्स इज गिवन डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2022, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये शो कर रहा है कि नहीं जी, ऐसा तो कोई साइन हमें नजर नहीं आया। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हैज द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल फ्लोज गॉन इनटू रिवर्स, द आंसर इज नो। इट मींस कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ पॉसिबल। दूसरा, आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस फ्रैक्चरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू राइवल ब्लॉक्स? जैसे हम बात करते रहे हैं यूएस वर्सेस चाइना, टू ब्लॉक्स विल बी फॉर्मिंग। तो अगर हम ये यूएस चाइना का थोड़ा सा ट्रेड देख लें उन दोनों के दरमियान,
अगर ब्लॉक्स बन रहे हैं तो डीकपल होगा दोनों के दरमियान, तो ट्रेड और वो सारी जो फ्लो है वो कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। येलो विल एक्सप्लेन के यूएस का जो फ्लो है, परसेंटेज ऑफ फ्लोज विद चाइना, एंड रेड इज परसेंटेज ऑफ फ्लोज विद यूएसए। मतलब चाइना किस तरह यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और यूएस किस तरह चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे जो आपको साइड पे लाइन नजर आएगी वो 2016 के स्टैट को जाहिर करेगी, और ये आपके पास जितनी इसकी बार लेंथ होगी वो 2022 या इससे लेटेस्ट सर्वे के डिजाइन को जाहिर करेगी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 2016 में इट वाज 8%। इफ वी आर सेइंग डीकपलिंग तो अभी तो सिर्फ 7.5 है। इट शुड बी लोअर देन दैट बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। दोबारा यूएस एंड चाइना बोथ रिमेन एट नियरली द सेम पॉइंट इन ट्रेड विद ईच अदर एज कंपेयर टू 2016, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात करें तो नियरली रिमेन्स द सेम। पीपल टू पीपल माइग्रेशन की बात करें, इट नियरली रिमेन्स द सेम। एंड इमिग्रेंट्स की बात करें, नियरली रिमेन्स द सेम। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के देयर इज नो डीकपलिंग एज ऑफ राइट नाउ, एंड वी डू नॉट सी अ राइज ऑफ राइवल ब्लॉक्स, ठीक है जी। तो ये हमने इस दरम्यान ये किया। थर्ड क्वेश्चन था कि हैज ग्लोबलाइजेशन गिवन वे टू रीजनलाइजेशन? तो देयर इज नो एविडेंस दैट ग्लोबलाइजेशन इज गिविंग वे टू रीजनलाइजेशन। उसमें आप बात करें रीजनलाइजेशन को कैसे मेजर करेंगे कि आप साथ वाली कंट्री को बेच रहे हैं बजाय यूएस चाइना को बेचने के। तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने का गुड्स का, जो फ्लोज हैं वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर अदर कंट्रीज। तो अगर हम ये देखें, ये लेंथ शो करें किलोमीटर्स में, तो कैपिटल फ्लो 2000 से 2020 सेम है, कम तो नहीं हुई। ट्रेड बल्कि ज्यादा हो रही है, ज्यादा किलोमीटर्स में जा रही है, इंफॉर्मेशन ज्यादा किलोमीटर्स अवे जा रही है। पीपल टू पीपल का कम हुआ है, और वो इस वजह से क्योंकि वीजे महंगी हो गए हैं, ट्रैवल महंगी हो गई है, तो लोग बजाय इसके यूएसए जाएं साथ वाली कंट्री से करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक फॉर कैपिटल ट्रेड और इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें शो कर रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल अलाइव। अच्छा, इसका भी हमें आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरत है, उसकी एडवांटेजेस भी ऐड कर लीजिएगा कुछ ये वाली चीजें। सबसे पहला, अगर हम डी ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि द रिजल्टिंग रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड स्केल इकोनॉमीज वुड रिड्यूस real income over the long term by at least 5% on average from the current trend. Low income countries would see real income grow by as much as 12%, and negatively splash shocks are likely to become more frequent in the years ahead as droughts, heat waves, and etc. अब कोई कोविड की बात करता है तो उसमें ये भी देखने की जरूरत है कि जहां मेन चीजों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम होती है, वहां पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे इंक्रीज करते हैं, उनकी ट्रेड दोबारा इंक्रीज हो जाती है। तो हैड इट बीन डीकपलिंग तो वी सो इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स, बट ये चीजें अभी तक हुई नहीं ऐसी, ठीक है। तो एक तो हमें एक इरिपेरेबल लॉस होगा अगर डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अगर हमें ग्लोबलाइजेशन क्यों चाहिए, एक तो उसके ई कॉमर्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, टेक से भी हमारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, एंड वी कैन नॉट सेपरेट देम राइट नाउ। And as the information artificial intelligence is developing and becoming more accessible, business and industries use a solution to boost productivity, cut costs, and differentiate themselves from the competition. And issues like climate change require global, ये आगे आ जाएगा। तो we need globalization for commerce and digital communication, and globalization can also act as a shock absorber. अब यहाँ से वही जो कोविड-19 की बात कर रहा था मैं, कि द वैल्यू ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड शैंक बाय नियरली 8% इन 2020। बट अगर ये श्रैंक की है, नहीं कम हुई है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, तो मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो ट्रेड थी वो इंक्रीज करके 16%। तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज कम हुई है तो लोगों ने बाकी कंट्री से मंगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इससे एक शोक आया जो कोविड का, उसने ग्लोबलाइजेशन उसको एब्जॉर्ब किया। ट्रेड इन क्लोथ फेस मास्क नियरली क्विंटिपल्ड, ठीक है। एंड विदाउट ट्रेड रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक वुड बी इम्पॉसिबल। जिस तरह वैक्सीन ट्रांसफर हुई, वो ग्लोबलाइजेशन ना होती तो ट्रांसफर ही ना होता, कहते जी जाओ खुद ही बनाओ जाके, मैंने नहीं देना। तो दीज थिंग्स are due to globalization. And then it is important to close the poverty gap. You can read the statement here. And we need globalization to fight
अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और वो सारा ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, गो ग्रीन एंड इम्पोर्ट ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टू इज डोंट डी ग्लोबलाइज, रीग्लोबलाइज। एंड रीग्लोबलाइज में जो इश्यूज हैं हमारे, जो डिसकंटेंट्स हैं, उसको हमें सोल्व करने की जरूरत है। और किस तरह सोल्व किया जाएगा? यूएस और चाइना का फॉर एग्जांपल है, दे हैव टू सिट टुगेदर ऑन नेगोशिएशन टेबल। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू टेक पार्ट एक्टिवली इन देयर ओन ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ को जो रूल्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं, इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कैसे ठीक होगी, ये मार्केट फिनोमिना है। जहाँ पे मार्केट इजी होती है वहां पे जाएगी, लेकिन अगर जहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ऐड हो जाएंगी तो फिर मार्केट को चेंज होना पड़ेगा। बट लाइक राइट नाउ इन द शॉर्टर स्पैन, इन द मेनली लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, we do not see any change in globalization. It's still here, but it will become a more greater tool of geopolitics. अब लास्ट आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर आ भी सकता है तो। ये यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था यूएस का, यहाँ से आ जाएगा कि जी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पाकिस्तान का इम्पैक्ट क्या होगा, वही जो डेवलपिंग कंट्रीज पे है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है। वो लेटेस्ट डेवलपमेंट बता देगा कोई जी, ये जो है ना डी ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो कहेगा जी आप बताएं ग्लोबलाइजेशन कहाँ जा रही है, तो हम इसी तरह सारा उसको बता देंगे। डी ग्लोबलाइजेशन ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। अब बस इतना सा ही टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर आपने रीड करना है तो देयर इज अ बुक बाय जोसेफ स्टिग्लिट्स, द नेम इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देगी ग्लोबलाइजेशन के, भाई इससे फायदा डेवलप कंट्रीज ने लिया, डेवलपिंग कंट्रीज बेचारे रूल गए, इनइक्वालिटीज बढ़ गई, ये वो। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीड, आप वो रीड कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन रीड इट, समरी ऑनलाइन अवेलेबल है। बट करंट अफेयर में हम रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इतना ही, इतने पर्सपेक्टिव तक रीड करेंगे। ठीक हो गया। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन रेज हैंड, और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। जी समझ आ गई है ग्लोबलाइजेशन की आप सबको? जोसेफ स्टिग्लिट्स की बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। रिसेंट भी आई है 2016 में, 2000 में आई थी, और फिर उसका अपडेटेड वर्जन आया 2016 में। उसका अगर आप खाली इंट्रोडक्शन भी रीड कर लेंगे तो भी काफी हो जाएगा। जी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, फॉर टुमारो हम रशिया यूक्रेन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टुमारो, ठीक है, कल तक। और मैंने ये करंट अफेयर का जो है ना वो बनाया है, अपने नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ कोर्स डिजाइन किया है, उसके आज से प्रमोशन में स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों ने वो भी करनी है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक मैंने नए ऐड किए हैं, अगर हम डिस्कस कर लें। ये वाला तो टॉपिक जो वन नजर आ रहा है ना, ये तो हमने कल डिस्कस करना है पूरा, ठीक है। ये जो है ना चीजें कोशिश करेंगे कल हो जाएंगी, नहीं तो परसों हो जाएंगी। फिर उसके अलावा इनोवेशन पावर है, एआई, ये भी मैंने आपको करवाना है। ठीक है, तो दो चीजें आ गई। ब्रिक्स वगैरह हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया, इसका तो मैं नोट्स दे दूंगा। ग्लोबलाइजेशन आज टॉपिक डिस्कस कर लिया। ग्रेट पावर हमने यूएस चाइना काफी हद तक बहुत चीजें डिस्कस कर ली, यूएस इंडिया डिस्कस कर लिया, क्लाइमेट चेंज कर लिया, चाइना एज अ वर्ल्ड पीस मेकर कर लिया, पैलेस्टीन इशू कर लिया। अटलांटिक डिक्लेरेशन फॉर द 21st सेंचुरी, छोटी सी डिक्लेरेशन है, वो वैसे मैंने नाम लिख दिया, लोग कहेंगे पता नहीं क्या है, तो ये जब मैं उनके साथ करूंगा तब आपको भी करवा दूंगा। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर डिस्कस, चाइनाज इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया डिस्कस्ड। अच्छा जी, तो ये कैंसिल कर देना चाहिए ना, एक ही चीज है बार बार। द एज ऑफ एनर्जी इनसिक्योरिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पेरिलियस इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, यस ये मैंने आप लोगों को करवाना है। इस्लामोफोबिया, पाक चाइना रिलेशन, पाक यूएस, टेकेड ऑफ सीपैक एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स है वो दे दूंगा। तो ये हमने चीजें काफी सारी कर ली हैं। आप मुझे बताएं कोई ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर का रह गया है?
जो आपको लगता है कि जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा रह गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने फलस्तीन इसराइल वाला नहीं लिखा, हाँ वो लिख दिया। आ गया जी, बताएं कौन सा टॉपिक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता तो दिया, वो करवाऊंगा ना, इनोवेशन पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने करवाना है आप लोगों को। जी यूक्रेन वॉर मैंने यही बताया कि ये जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है ना, ये आप लोगों के में रहते हैं, अभी मैंने करवाने हैं ये। अभी हमारे लेक्चर 2 रहते हैं, 2-3 ये हो जाएंगे उनमें। लास्ट लेक्चर्स मैंने मुश्किल टॉपिक रखे हैं। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज सुंबल सारे ही करने हैं, आपको भी नजर आ रहा है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, वाटर है, एनर्जी है, ये तो लाजमी करें। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। इकोनॉमिक इश्यूज, फिर पाकिस्तान के रिलेशन आ जाते हैं अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया वाले ये वो। जी, एनीथिंग एल्स विच यू थिंक मैंने मिस कर दिया, आप लोगों को नहीं बताया। जी चंचल, अगर वो क्वेश्चन करता है कि फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग डीग्लोबलाइजेशन, तो वही आ जाएंगे ना जो शोक्स हैं इसके, जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, नो ये वाला टॉपिक नहीं मैंने कराया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी फिर मैं डालता हूँ अगले वाले में, इसको मुझे पूरा तैयार करना पड़ेगा। न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन, बराबर, अजीब सा टॉपिक है, आईआर का है, लेकिन इसको मैं इसमें कर देता हूँ। तो आप ये लोग ना सोचिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है करंट अफेयर का जो अचानक से न्यू आ गया, तो मैं आप लोगों को छोड़ जाऊंगा, छोड़ भी सकता हूँ। अगर कोई न्यू टॉपिक आ जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को मैं करवा दूंगा, ऐड कर दूंगा उसमें, हम इधर ही हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया ग्राफ कैसे बनाएं बिकॉज आपके स्लाइड में कलरफुल होते हैं। जी, कलरफुल होते हैं ग्राफ तो आप डिफरेंट यूज कर लें ना, स्लाइड्स वो ग्रेडियंट्स यूज कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो अब ये वाला ग्राफ है आपके पास, ठीक है, कौन सा वाला जी, ये वाला तो छोड़ दें, कहाँ पे है ये वाला। तो इसमें क्या मुश्किल है, आप एक इसके साथ यूं कर लें, ठीक है, यहाँ पे लिखा तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, तो एक ये कर लें चाइना का येलो और यूएस वाला इस तरह का। तो बड़े ट्रिक्स होते हैं बनाने के। पेंटिंग नहीं कभी की आप लोगों ने? जी जुनैद, अगर मैं नेक्स्ट सेशन में एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यही मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था और भी मैं यही बता रहा हूँ। नहीं, वी डोंट यूज कलर्स, कलर को बिल्कुल यूज नहीं करना। पाकिस्तान तुर्की रिलेशन को छोड़ दें अब। अनम, मैंने कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, पेपर में जाके किए थे तो मैं आउटलाइन बना लेता था, उससे मेरा काफी हद तक सारे मसले सोल्व हो गए थे। तो डेट इज अ शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, लेकिन मैंने मॉक्स दिए नहीं थे तो क्योंकि मुझे डर लगता था एवं ही गलतियां निकालेंगे, तो एक ही दफा एग्जामिनर निकाले तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में अभी आज करवाने लगूँ पाकिस्तान अफेयर में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसे के इंट्रोडक्शन में कोट्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको रेलिवेंट याद आ जाती हैं तो लिख दें। और कोई क्वेश्चन? नहीं समीर, मैं आप लोगों को डिसोन नहीं करूंगा। मेरे पास इधर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, रिटर्निंग स्टूडेंट्स, वो हैंड रेज करें जरा, जो इधर है। अच्छा सबा, तो आप अभी पाकिस्तान अफेयर किया ना रिसेंट, कोई रिसेंट पाकिस्तान अफेयर का स्टूडेंट है यहाँ पे? अनम यू आर हेयर। जी अनम, बताएं जरा सबको कि मैं स्टूडेंट्स को डिसोन कर देता हूँ, कैसे डिसोन करता हूँ। अनम, सरमत, साकिब यहाँ पे हैं, बाकी तो सोए होते हैं बेचारे। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। अनम बताइएगा सबको मैं कैसे स्टूडेंट्स को डिसऑन कर देता हूँ सेशन के बाद। जी जी सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सर उस्मान कभी भी ऐसा नहीं करते, स्टूडेंट्स को कभी भी डिसऑन नहीं करते। और बल्कि बाद में भी कुछ पूछना हो, सिर्फ करंट अफेयर्स के हवाले से नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी कभी कुछ पूछना हो तो जब भी हम सर उस्मान से पूछते हैं तो सर हमेशा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और हमेशा हेल्प करते हैं। नहीं बताना था ना इनको, मैंने डिसऑन कर देना सबको। इस दफा सेशन को मैं डिसऑन कर दूंगा। I will leave the group and then say bye bye to all. Just talking, I will not disown you all। और सारे जिस तरह आनम ने बताया कि अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी तो आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर करती जाएगी until unless you remove yourself from गूगल क्लासरूम yourself। मैं खुद से नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जी। सुंबल, व्हाट यू वांट टू से? There is one question which is asked by Mukhtar कि everyone says write good English। good English के ingredient ये हैं कि grammatical mistake ना हो, ठीक है। जिस तरह grammatical errors हैं कि he do not और for example अगर आ जाता ना कि he does not go school today, अब इसको मैं लिख दूं he do not go to school, he do not go school today, तो डज आना ना यहाँ पे, तो ये एक बेसिक एरर है इंग्लिश की। तो अगर आपकी ये वाली एरर्स नहीं है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, आपको सेंटेंसेस आते हैं। अब ये बिल्कुल माइन्यूट सी मिस्टेक है, लेकिन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू मेक दीज मिस्टेक्स इन देयर राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट एरर्स हैं, बहुत ज्यादा एरर्स हैं जो हमें नहीं पता होती कि ये मिस्टेक है, ग्रामर के रूल है या नहीं। तो वो आप लोगों को आना चाहिए, तो फिर आपकी इंग्लिश ठीक होती है। इसका मतलब होता है राइट गुड इंग्लिश। इट्स नॉट लाइक ये वर्बोसिटी से पुल कर दें और सारा कुछ कर दें, इट्स नॉट दैट केस। जी सुंबल, आई नो you are my student. Anyone else who wants to say something? Nothing? Okay, so that's all for today. Tomorrow I will again share the recordings on यूक्रेन रशिया वॉर, जो मैंने पहले लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स अगेन, वी विल डू न्यू थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पहली वाली चीजें आती हों। अगर वो आती होंगी तो फिर नेक्स्ट चीजें आपको समझ आएंगी, और वो मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगा लिंक्स आपके साथ। जस्ट गो थ्रू देम एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, और फिर आपको चीजें अच्छी तरह से तैयार होंगी। तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा लेंथी होगा और मुश्किल भी होगा अगर आपको चीजें पिछली तैयार आपने नहीं की। तो इट इज माई सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सारे उसको रिवाइज करके आइएगा। मैं लिंक्स दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अनम इस्लामियात उर्दू में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मेरे तो मैंने इंग्लिश में रखी थी, लेकिन इरसलान ने ही ऑप्टेड इस्लामियात इन उर्दू इन 2018 अटेम्प्ट एंड ही गॉट ओनली 46 मार्क्स। बिसाइड्स द फैक्ट कि उसके जो एमसीक्यूज थे वो 16 करेक्ट थे, 16 एमसीक्यूज ठीक थे, और मेरे सिर्फ 4-5 एमसीक्यूज ठीक थे। एंड आई गॉट 64 मार्क्स इन इस्लामियात। तो बहुत डिफरेंस था, ठीक है। और सेकंड अटेम्प्ट में ही गॉट 66 मार्क्स एंड ही ओनली चेंज इस्लामियात फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो ये बहुत मैटर करता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, लेकिन इट्स ऑल ऑन यू। आप अगर देखते हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आपकी उर्दू ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज इस्लामियात उर्दू में रखना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। Okay, so that's all for today. I have to prepare for my Pakistan Affairs session as well, and see you tomorrow. Allah Hafiz.